हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो यहाँ पे आपको मैं ज्योग्राफी करवा रही हूँ अभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो सारे एनसीईआरटी आपके कंप्लीट होंगे यहाँ पे। तो क्लास 6 को हमने कंप्लीट कर लिया है। दृष्टि द विज़न की ये बुक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको बीपीएससी के लिए भी आपको तैयारी करवा रही हूँ, जो 6 to 8 1 से लेके 12 तक जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, 1 to 5 से लेके 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लास 6 कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद जो है विश्व भूगोल जो है, यहाँ से भी आपका अफ्रीका से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से पिछली बार भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन, घास स्थल से आपका दक्षिणी अमेरिका से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल कंप्लीट आपको देखना है। क्लास 6 हमारा ख़त्म हो चुका है, क्लास 7 आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्लास 7 में हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम बाकी के 5 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन, ठीक है। एनसीईआरटी बुक अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आप आराम से जो है यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए हर एक टॉपिक है, और हर एक टॉपिक से आप जो है नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद देखिए कल जो है ना, कल हम उत्तर अमेरिका और यूरोप को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आप खुद ही समझ पाइएगा कितनी ज़्यादा जो यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान में जीवन, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कंप्लीट देखेंगे। और मेरे चैनल पे आप अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरे जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल पाएंगे। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक रूप से मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस की, ठीक है। तो 24 मार्क्स के जो है 6 to 12 के लिए, और 1 to 5 में तो बहुत ज़्यादा मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टोटल 120 के आपके जीके जीएस ही आते हैं। तो वहाँ से आपका 25 का आप देख के कर सकते हैं। वहाँ हर एक सब्जेक्ट से आपका 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो पाए। क्वेश्चंस पे चलते हैं यहाँ पे, और हम चैप्टर 6 में यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है। चैप्टर 6 आप देख सकते हैं। चैप्टर 6 का ये पहला क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? यानी कि वनस्पति की वृद्धि किस पे निर्भर करती है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका। तापमान, नमी, मिट्टी की परत की मोटाई या वन्य जीव, कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा ये बताना है। और कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं, ताकि आपको भी याद रहे, समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे तापमान होता है आपका, तापमान होता है, इसके अलावा नमी भी होता है, और मिट्टी की परत की मोटाई भी होती है वनस्पति की वृद्धि के लिए। वन्य जीव जो है, वन्य जीव का इससे कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे तापमान, नमी और मिट्टी की परत से वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों में वृद्धि से निर्भर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में बताना यहाँ पे कौन सा कथन आपका सही होगा। इससे पहले भी हमने इस टॉपिक को देखा है क्लास 6 में भी बहुत अच्छे से, और ऐसे ही क्लास बढ़ते जाएगा तो आपकी डिटेलिंग भी बढ़ती जाएगी, लेवल भी क्वेश्चन का बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम क्लास 7 में जितनी भी एनसीईआरटी में बातें कही गई है उसको हम देख रहे हैं, वो कंप्लीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सदाबहार वन से यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्या है? ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। तो ये तो भूमध्य और कटिबंध रेखा के यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। इस वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, तभी वो सदाबहार वन कहलाते हैं। इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीनों आपका बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं।
इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियों को पूरी तरह गिरा देते हैं। तो नहीं, ये आपका जो है ना पर ये आपका सदाबहार वन में नहीं होता है। तो 4th नंबर गलत है यहाँ पे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। ये 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जितना भी आपने देखा वो सब आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मौसम कभी शुष्क नहीं होता है और इसीलिए यहाँ के पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ नहीं झाड़ते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन वन क्षेत्रों में वृक्षों की ज़्यादा से प्रजाति पाई जाती है, अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। ये इस कारण से वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। एनाकोंडा विश्व के सबसे बड़े सांपों में एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ये एक आपको एडिशनल जानकारी यहाँ पे दी गई। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़ा की तरह प्रतीत होते हैं। आमतौर पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये आपको नोट कर लेना चाहिए, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, रोजवुड, आबनूस और महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं कटिबंधीय सदाबहार वन में, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है पर्णपाती वन से यहाँ पे आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, क्या ये आपका सही है? तो बिल्कुल सही है। और इन वनों में वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। ये दोनों ही यहाँ पे आपका सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अब आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे पर्णपाती वन और सदाबहार वन में, और सबसे ज़्यादा जो है भारत में यही पाया जाता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, इसको हमने किया भी था, आप मेरे पहले के वीडियोज़ अगर आपने देखे होंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बीच में हिस्से में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष की पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, साल, सागवान, नीम और शीशम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कौन से वन से संबंधित ये स्टेटमेंट है। तो ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में बात की जा रही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और शीतोष्ण का जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि शीतोष्ण सदाबहार वन जो है दक्षिण पूर्व अमेरिका और दक्षिण चीन एवं पूर्वी ब्राज़ील में पाया जाता है। ओक, चीड़ और यूकेलिप्टस, ये 3 बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। एवं दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन के संदर्भ में बताना है यहाँ पे आपका कौन सा कथन जो है सही है, देख लेते हैं। तो उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, ये आपका कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार के वन अधिकांश उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं, ये भी कथन आपका सही है। इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे आप एक बार ये चीज़ देख लीजिए कि शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, चिली, न्यूजीलैंड, पश्चिम यूरोप के तटीय भागों में पाया जाता है। पाया जाने वाला पेड़ कौन सा है, ओक, एस, बीच, ये सब नाम याद रखिएगा। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है भूमध्य सागरीय जो वन होता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका विश्व का फलोद्यान कहलाता है। और यहाँ पर विशेष रूप से देखिए आपका संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फलों की पैदावार होती है। विश्व का फलोद्यान भी इसे हम कहते हैं, भूमध्य सागर वन प्रदेश को। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीप के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। किस भाग में पाई जाती है ये आपको बताना है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है।
तो महाद्वीप का यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी भाग होता है और दक्षिण पश्चिमी भाग भी होता है। तो यहाँ पे 1 और 3 यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा। शंकुधारी वनों के संदर्भ में बताना यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। शंकुधारी वनों के संदर्भ में, तो शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश 50 डिग्री 70 डिग्री में पाए जाते हैं। तो क्या ये कथन आपका सही है? ये कथन आपका बिल्कुल सही है। हिमालय में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर और पर्णपाती प्रकार के होते हैं, ये गलत है। शंकुधारी वनों को टैगा भी कहते हैं, ये आपका सही है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन आपका सही है। 1, 2 और 4 यानी ए ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले होते हैं, वहाँ कठोर दिया हुआ था और छोटे दिया हुआ था। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्यतः या अखबारी कागज बनाने का काम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको देखिए सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सदाबहार जो वन होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये आबनूस महोगनी इसी के अंदर आ जाएगा। अभी भी हमने देखा है थोड़ी देर पहले ही। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ पे सागवान और साल हो जाएगा। शीतोष्ण पर्णपाती वन बताएंगे यहाँ पे, तो ये चीड़ और देवदार वाला हो जाएगा। और शंकुधारी वन जो है वो एस और बीज इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में बताना है यहाँ पे कौन सा कथन आपका सही है। असत्य है, असत्य बताना है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, तो ये तो गलत है। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है, एक सही है आपका। यानी कथन आपका गलत वाला पूछा जा रहा है, यानी 1, 2 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाती है और भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर फैली होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है और सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में यहाँ पे कथन दिया गया है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये घास स्थल जो है वह मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपीय के भीतरी भागों में पाई जाती है, तो ये कथन आपका सही है। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। तो शीतोष्ण घास स्थल की बात की जा रही है, तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और यहाँ पे आप एक बार इसका देख लीजिए, शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों महाद्वीपीय के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है और सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप यहाँ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे इस तरह के उदाहरण से आपके क्वेश्चन बनते हैं। शीतोष्ण घास स्थल से याद रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होता है। बताना है ये सभी जो विशेषता है वो किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, टुंड्रा वनस्पति भी इसी को कहते हैं और ये वनस्पति आपके यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, घास स्थल पूछे जा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आपको मैं पहले भी करवाई हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सवाना हो जाएगा, कंपोस और लानोस। ठीक है, ये 1, 3, 4 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ब्राज़ील में पाया जाने वाला घास जिसको स्थानीय भाषा में कंपोस कहते हैं, और वेनेजुला में जो घास है उसको हम लानोस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से आपसे जो घास स्थल से क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल शीतोष्ण घास स्थल के उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन देखिए, पंपास भी होगा, प्रेयरी भी हो जाएगा, वेल्ड भी हो जाएगा, स्टेपी भी हो जाएगा और डाउन्स भी हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सारे ही आपके शीतोष्ण घास स्थल हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आप नोट कर लीजिए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंपास आपका दक्षिण अमेरिका से है, प्रेरी भी आपका उत्तर अमेरिका से है, वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका से है, स्टेपी आपका मध्य एशिया में है और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसको नोट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर आपका छोटा है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। मानव बस्तियों के संबंध में बताना है यहाँ पे कौन सा कथन आपका सही है। वे स्थान जहाँ भवन या बस्तियां विकसित होती उसे बसाव स्थान कहते हैं। ठीक है, घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। तो ये अस्थायी बस्तियों में नहीं रहते हैं। तो जलवायु के अनुसार जो है अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, पर्वत के निवासी, ठंडे रेगिस्तान। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सही था, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको एक बार देख लीजिए। जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं, वे स्थान जहाँ भवन एवं बस्तियाँ विकसित होती उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी होना आवश्यक है। तभी जो है वहाँ पे अस्थायी रूप से लोग वहाँ पे बस सकते हैं। और बस्तियाँ अस्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उसे हम अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। और घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतीय के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियां बनाते हैं, वहां रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकीर्ण प्रकार के बस्तियां मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां बताएंगे यहाँ पे, पहाड़ में, मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र या फिर घने जंगली क्षेत्रों में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में और घने जंगली क्षेत्रों में। 1 और 4 यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक रूप से क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। और इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में या घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है प्रकीर्ण बस्तियां। आप समझ में आ रहा होगा प्रकीर्ण बस्तियां क्या है। आगे बढ़ते हैं। बताना निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। भूमिगत निर्माण कौन सा हो जाएगा, सबवे। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूट में रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। आगे बढ़ते, जल मार्ग के संबंध में बताना है यहाँ पे। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग का सबसे सस्ता साधन है। तो क्या ये कथन आपका सही है। तो ये कथन आगे और पढ़ लेते हैं। केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। तो यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दो से ही आपको आंसर बताना है।
तो यहाँ पे एक ही आपका ऑप्शन सही लग रहा है। तो केवल नदियों का उपयोग के लिए ही अंतर्देशीय जलमार्ग बनाया जाता है, तो ये तो गलत है। सेकंड नंबर तो गलत है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। अधिक दूरी और भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। जलमार्ग मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। नौवहन योग्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तर अमेरिका में ग्रेट लैक्स तथा अफ्रीका में नील नदी, ये सब हो जाएगा। समुद्री और महासागरीय जलमार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़ा हुआ होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है अमेजन नदी से। अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में बताना है यहाँ पे कौन सा जो कथन है वो सही है। अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। ये भी आपका सही है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ये भी आपका सही है। तीनों सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। वही बात यहाँ पे भी कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्किड और ब्रोमीलाइड, ऑर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं। तो ऑर्किड और ब्रोमीलाइड परजीवी पौधे किस जगह के किस वन में आपके उगते हैं, ये आपको बताना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्षा वन में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है। मलोका यहाँ पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के जीव को नहीं, यहाँ के लोगों के प्रमुख खाद्य पदार्थ को नहीं, यहाँ के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले घरों को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अमेजन नदी द्रोणी में वर्षा वन के संदर्भ में मलोका जो है वो आपका क्या होता है, तो मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि भारत में कौन सी नदियों के बेसिन में सूसू नामक डॉल्फिन पाई जाती है। तो ये आपको बताना है गंगा ब्रह्मपुत्र लूनी या गोदावरी, कौन सा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों में पाई जाती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। स्थानीय नाम इसका सूसू है और इसको अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। इसकी उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाली गैर उपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती है। तो अगर ये पाए जाते हैं तो समझना है कि यहाँ पे जल की शुद्धता का यहाँ पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता में किस नदी के तट पर जो है कोलकाता स्थित है। तो ये तो पता होगा आपको, डी ऑप्शन हुगली यहाँ पे राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट चैप्टर पे पहुँच गए हम। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे चैप्टर 9। प्रेयरी से क्वेश्चन है आपका, प्रेयरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो ये तो मैं आपको बार बार करवा चुकी हूँ। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, और ये समतल मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश है जहाँ पेड़ कम और घास अधिक होता है। पृथ्वी की सतह का 1/4 भाग घास स्थल है। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। ये दो आपको ध्यान में रखना है। प्रेयरी से ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है प्रेयरी घास के मैदान से। तो यहाँ पे आपका राइट देख लेते हैं।
ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरे हुए हैं। तो ये आपका सही है। प्रेरी सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं। यहाँ जल उपलब्ध है। यहाँ सर सरपत, ऑल्डर और पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। ये भी आपका सही है। अमेरिकी भैंस और बाइसन इस प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। तो तीनों ही आपके कथन यहाँ पे सही हैं। तो ये आपको याद रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और वही बात यहाँ पे भी आपका कहा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है अपवाह तंत्र, नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है। किस अपवाह तंत्र का यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मिसिसिपी और सास्केचुआन, ये दो आपको याद रखना है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका नदी अपवाह तंत्र प्रेरी घास से संबंधित है। तो यहाँ पे इसको एक बार पढ़ लीजिए। प्रेरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैला हुआ है। अमेरिका के प्रेरी मैदान का अपवाहन मिसिसिपी तथा उसकी सहायक नदियां, जबकि कनाडा के प्रेरी मैदान का अपवाहन मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियां हैं, जबकि कनाडा के प्रेरी मैदान का अपवाहन सास्केचुआन नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपको दोनों को याद रखना है, ठीक है। अमेरिका के प्रेरी मैदान का अपवाहन है मिसिसिपी, याद रखेंगे, और उसकी सहायक नदियां। और कनाडा का कौन सा हो जाएगा, प्रेरी मैदान का अपवाहन सास्केचुआन, ठीक है। ये दो नाम आपको याद रखना है। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। क्या ये कथन सही है? तो ये कथन आपका सही है। कारण क्या है, प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का अधिक उत्पादन होता है, इसलिए। तो ये दोनों ही आपका कथन सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो प्रेरी प्रदेश के वैज्ञानिक विधियों एवं आधुनिक उपकरणों के उपयोग से कृषि करने से उत्तर अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादकों में से एक है, और गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं इसको। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ जब हमने अफ्रीका को किया था। तो दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेल्ड। वेल्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वेल्ड से क्वेश्चन, तो याद रखेंगे। यहाँ पे वेल्ड से ही नीचे आपका क्वेश्चन है कि वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में ये पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल से स्थित है। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। तो ये आपका कालाहारी मरुस्थल में स्थित है, बिल्कुल सही है। जायरे और इसकी सहायक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती है, तो ये नहीं होगा, एक ही सही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसको एक बार पढ़ लीजिए। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं तथा इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ऑरेंज और लिम्पोपो की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती है, तो ये आपको नदी भी ध्यान में रखना है। रेगिस्तान में जीवन हमारा अंतिम चैप्टर है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो चैप्टर जितना बड़ा होगा उससे जितने क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं वह उस हिसाब से ही आपके क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, मरुद्वान रेगिस्तान का वह क्षेत्र है जहाँ बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। आपको मरुद्वान से ही क्वेश्चन बताना है कि कौन सा है जो सही से इसको परिभाषित कर रहा है। तो क्या ये आपका सही है? तो यहाँ पे मरुद्वान जो है वो रेगिस्तान का वह क्षेत्र है जहाँ बड़ी मात्रा में, ये आपका गलत हो जाएगा, पशुपालन होता है, ऐसा नहीं है। रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ जल पर सतह आ जाता है वहाँ मरुद्वान बनते हैं और ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। तो सेकंड नंबर आपका सही है। रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट, नहीं, ये भी नहीं होगा। रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थिर पठार पाए जाते हैं उसको मरुद्वान नहीं कहते हैं। मरुद्वान किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ जल सतह पर आ जाता है और वहाँ मरुद्वान बनते हैं जो ये क्षेत्र को उपजाऊ बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इससे संबंधित यहाँ पे कुछ बातें और कही गई हैं। जब रेगिस्तान की रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। यह गर्त को भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और वहाँ मरुद्वान बनते हैं।
ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इसके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ और अन्य फसलें भी यहाँ पे उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इम्पॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपको सही करना है। लद्दाख के पूर्व में काराकोरम पर्वत स्थित है और पश्चिम में जास्कर, गलत है। लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत है और दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी है, ये भी गलत है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत नहीं है, दक्षिण में काराकोरम, ये भी गलत है। ये आपका सही है, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम है और दक्षिण में जास्कर है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर, इसको नोट कर लीजिएगा। और लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट है, और इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं और दक्षिण में जास्कर पर्वत है, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका जो है वृहद हिमालय के अंदर स्थित है, इसको भी समझेंगे अच्छे से। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताना है आपको लद्दाख क्षेत्र से होकर कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो दामोदर और बराकर तो होगा ही नहीं, बराकर और दामोदर ये दोनों आपका वेस्ट बंगाल की नदियाँ हैं। तो बचा कौन, सिंधु और श्योक, यही हो जाएगा। 1 और 4, 1 और 4 यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लद्दाख से होकर कई नदियाँ बहती हैं जिसमें सिंधु और श्योक नदियाँ हैं, और श्योक सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये नदियाँ गहरी घाटियों और महाखंड का निर्माण करती है। लद्दाख के अनेक हिमानी जैसे गैंग्रेनी हिमानी भी इसके अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कथन और कारण से क्वेश्चन। भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, अभी अभी हमने देखा, बिल्कुल सही है। लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, इसीलिए ये शीत मरुस्थल है, तो कारण भी सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख के ऊपर है। लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। लद्दाख घाटी में सरपत यानी विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं, ये कथन आपका सही है। यहाँ अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं या जैन हैं, ये गलत है। लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ में अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है, ये भी आपका सही है। 1 और 3 सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लद्दाख क्षेत्र में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत जिसे विलो कहते हैं एवं पॉम्पर के उपवन देखे जा सकते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो है वो सरपत के पेड़ से लकड़ी से बनाया जाता है। लद्दाख के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम या तो बौद्ध हैं। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं, हेमिस, थिक्से, लामायरू आदि, ठीक है। गोपा तिब्बती शैली में बने एक प्रकार के बौद्ध मठ के भवन और भवनों को कहते हैं। भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारों और द्वारों से घिरे ये भवन साधना, पूजा, धार्मिक शिक्षा और भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं। तो ये था आपका पूरा, यहाँ से क्वेश्चन ख़त्म होता है आज। कल जो है हम उत्तर अमेरिका देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आपका जो है देखने को मिलेगा, बहुत सारा, और यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक अगर आपने पूरा वीडियो को कंप्लीट देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको बार बार रिवीजन कीजिए, नोट कीजिए और अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।